अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। बहुत सारी चीज़ें अब जुड़ी है हमारी मईशत के साथ। सैलाबी सूरत हाल अब छटने को है। जैसे जैसे सैलाब के मामला ज़रा पीछे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे खदशात, मुश्किलात और इकानमी पर दबाव आगे बढ़ता चला जाएगा। 199 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये सैलाब से टैक्स आमदन भी मुतासर होगी। फिर अगले माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। वज़ीर ख़जाना ने बड़ा वाज़े कहा है कि FBR अगले माली साल का बजट नहीं बनाएगा। अच्छा, इसकी बहुत सारी रीज़न होंगी, IMF के साथ चीज़ें डिस्कशन में होंगी, इसके क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं इस पर भी ज़रा बात कर लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। लोग सबसे ज़्यादा परेशान इसी चीज़ से हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में लगातार इजाफा हुआ चला जा रहा है। अगर 1-2 रुपये कम होता है तो अगले 15 दिन या महीने के बाद वही 1-2 रुपये 7 रुपये की सूरत में आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। फिर फीकस आमदन वो भी अब डिस्टर्ब हो रही है आम आदमी की। गुर्बत के हवाले से आज बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं बात करूंगा। एक रिपोर्ट ने बड़ा हिला के रख दिया है कि शरह गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही है और शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हम इसको 25% के करीब देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी शरह है और एक ज़माने में ये कम होना शुरू हुई थी। अब तो हमें इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए था। क्यों बढ़ती चली जा रही है? इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत दबाव का शिकार है, चूँकि हमारे यहाँ एनर्जी प्राइसेस वो बहुत हाइक है, उनकी बहुत ऊपर है। अभी सैलाबी सूरत हाल के बाद फूड सिक्योरिटी एक मसला खड़ा होगा। फिर आपके बिजली के बिल बड़े मामलात बनेंगे। उन इलाकों में क्या होगा जहाँ पर बिजली का निज़ाम दरम बरम हुआ और उन्हें अब टेम्प्रेरी बिजली दी जाएगी। टेम्प्रेरी बिजली के साथ उनके बिल कौन भरेगा? क्या वो बिल भी हम सब लोग भरेंगे जो ऑलरेडी बिल भर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है। हम सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर रहे थे, कुछ हमने लोन लिया, सर्कुलर डेट को कंट्रोल किया, बड़ा लंबा चौड़ा मसला था वो। अब सर्कुलर डेट तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन सर्कुलर डेट के कंट्रोल होने के साथ ही ये जो दूसरी सिचुएशन है, बिजली का निज़ाम दरम बरम है, इसकी बहाली के लिए अब लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए दरकार होंगे। ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी? फिर हमारी इंडस्ट्री जिस पर बहुत ज़्यादा दबाव है, अगर इंडस्ट्री की बंदिश या इंडस्ट्री की कमी वाक़ई हो रही है तो इसका ये मतलब होगा कि आपके यहाँ रोज़गार के मौके भी सुकड़ते चले जा रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट ये बता रही है कि 2026 में महंगाई जो है वो 6% तक बढ़ेगी, यानी इससे भी आगे 6% तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये हफ्तावार और माहाना इसकी तादाद या इसकी शरह बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये 6% ही अगर आप एक चीज़ पे लगा लें तो आपकी जेब से पैसे जाते बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टैक्सेशन का निज़ाम संभाल के बैठी है वो है सैलरीड क्लास। अब सैलरीड क्लास पे और कितना दबाव आ सकता है और वो कितना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं? फूड सिक्योरिटी, इंपोर्ट्स की सूरत हाल एक बार फिर बढ़ते देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी जितनी अजनास हैं, ख़ास तौर पे जो ग़िज़ाई अजनास हैं, उसके हवाले से बाहर से मंगवानी पड़े तो कितना ज़्यादा हम पर मज़ीद प्रेशर डेवलप होगा। आज बड़ी डिटेल बात करूँगा, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री और गरीब आदमी, उसके मामला, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हुकूमती सतह पे कुछ बेहतरी आई थी तो अब सैलाब ने आ लिया। ये सारी सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात या तंगी पैदा करती चली जा रही हैं। बिज़नेस कम्युनिटी क्या सोचती है, माहिर मईशत इस पर क्या सोचते हैं, इन दोनों हज़रात से आज ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया नईम बुखारी साहब ने, माहिर मईशत हैं, बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका भी। डॉक्टर आयमा मेहदी भी माहिर माशी उमूर हैं। काशिफ अनवर साहब भी माहिर माशी उमूर भी हैं, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। नईम साहब, पहले ज़रा, चूँकि पेट्रोल की कीमत ताज़ा बढ़ी है, मेरा तो बड़ा गम है ये। आप तो अमीर आदमी हैं, आपको इतना गम नहीं है, लेकिन हमारा गम है ये। और पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर जब इस तरह से कदगन होती है कि उसकी कीमत बढ़ती है, सर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बढ़ जाती है, आम आदमी की तनख्वाह के जो बजट होता है उसमें भी बड़ी जल्दी रद्दोबदल हो जाता है सारा मामला। ये बहुत ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इसका। शुक्रिया अरसलान साहब। बात यह है कि किसको रोऊं किसको पीटूं, ठीक है ना जी। अर्ज़ ये है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मसला नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पेट्रोलियम पे पहले ही हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा कमा रही है। अब शायद हुकूमत को पैसों की और ज़रूरत होगी, तो आसान तरीक़ाकार देखा जाता है कि रेवेन्यू किस तरीके से आसानी से जनरेट हो सकता है, तो वो तरीक़ाकार अमल पे लाया जाता है। और हमारी जो हुकूमत है आसान तरीक़ों से इस वक्त आवाम की जेबों पर डाका डालने में लगी हुई है।
आपके ख्याल अच्छा, से पेट्रोलियम मसनूआत पर दबाव बढ़ाना आसान तरीका है? आसान तरीका है रेवेन्यू कमाने का। अच्छा, ये जुर्म हुआ नहीं, ट्रैफिक के जुर्मानों का आपने 18 अरब का सालाना टारगेट बना दिया कि जी 18 अरब रुपया जुर्मानों से वसूल किया जाएगा हर सूरत। अब यानी देखें, अब जो ट्रैफिक पर भी बड़े जुर्म मामला। सरजद हुआ नहीं, आपने उसकी रकम पहले तय कर ली, तो आपने वो करना है, आवाम की जेब से निकालना है। आपने लोगों ने जाना है नंबर लगवाने एक्साइज में, तो उससे आपने पैसे निकालने हैं। इशू ये है कि इस सारे से जो इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट आता है हमारी सोसाइटी पे इकोनॉमिकली, वो बहुत ज़्यादा आता है। जिस बच्चे ने बेचारे ने सुबह ड्यूटी पे जाना है और उसको महीने बाद 25,000 तनख्वाह मिलनी है या 30,000 तनख्वाह मिलनी है, मिनिमम वेजेस का कानून तो हुकूमत लागू करवा नहीं सकती। और उस गरीब को आप, यानी अगर वो पहले 200 का पेट्रोल डलवाता था, आज उसको 300 का डलवाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हुकूमत के सोचने वाली होती हैं कि हमने आम आवाम को रिलीफ कहाँ से देना है। वो ये सोचते हैं कि हमने आवाम की जेब से पैसा कैसे निकालना है। सारी जो हमारी मशीनरी है रेवेन्यू जनरेशन की, वो इसी काम में लगी हुई है। कोई यानी सरहदों की नाकाबंदी नहीं है, स्मगलिंग वैसे हो रही है, आपकी लूट मार वैसे हो रही है, अखराजात में कोई कमी नहीं गवर्नमेंट की। बजटरी जो डेफिसिट्स हैं, जो कि इनकम और रेवेन्यू का जो गैप होता है, उसको फिल करने के लिए आपने अगर अपने अखराजात को कम करना था, वो हम नहीं कर रहे। हम वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे आवाम पर तकलीफ़ हो। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, फ्लड की वजह से जो इकोनॉमी पे तबाही आई, एक तो इस फेज़ में आई है जो कि फौरी, यानी कि हमारे सामने है कि सब्जियां नहीं मिल रही, आपको वो नहीं मिल रहा, और रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आ गया, बिजली का मसला बन गया, बहुत सारे मसाइल, सड़कें तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। एक और जो मसला हमने मार्च से, जनवरी से, फरवरी से हमने फेस करना है, वो ये है कि जो हमारी ग़िज़ाई अजनास हैं, फूड सिक्योरिटी का चावल बड़ा हमारा मसला। 70% तबाह हुआ है, और गंदम हमारी उग नहीं रही, क्योंकि तमाम लैंड इस वक्त ज़ेरे असर है पानी के, और जो कि अक्टूबर में, सितंबर में काश्त होती है और फरवरी मार्च में आनी थी मार्केट में, अब उसमें 50% लेस सोइंग है। और उसके बाद चावल आपका तकरीबन वो 60% तबाह हुआ है। तो जिस मुल्क में 50% से ज़्यादा आपकी ग़िज़ाई अजनास मुकम्मल तबाह हो चुकी हूँ, अब अगले साल के लिए क्या आप फोर्सी कर सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, कभी इसको कैसे फेस करना है। पहले आपको पता है इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का गैप कितना है, तकरीबन 40 अरब डॉलर का है। 18 अरब की आप इंपोर्ट करते हैं डॉलर की, और 58 अरब की आप सर मैं आज डॉलर करूंगा की ये वो इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पे भी आपसे एक्सपोर्ट डिस्कस करते हैं। करूंगा, हमने तो इसको वो कैसे। ये बढ़ेगा गैप, मैं ये सर आपको बताना चाह हम रहा हूँ। यहाँ पर इसको बराबर तो दूर की बात है, इस पर कोई एवरेज चीज़ भी हम नहीं कर पा रहे, उसकी बहुत सारी रीज़न है। और अभी तो ये गैप जिसका मैंने जिक्र भी किया, आपने इस पर बड़ी डिटेल बात की। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत, काशिफ साहब पहले ज़रा आपसे इस पर थोड़ी, फिर आयमा की तरफ जाऊँगा। पेट्रोलियम मसनूआत पे जब चेंजेस आते हैं या दबाव बढ़ता है ना, इस पे पैसे बढ़ते हैं, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बड़ा ही वुलनरेबल और बहुत ही हॉरेबल होता है। आम आदमी, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, सैलरीड पर्सन, वो बेचारे ने एक खास बजट रखा होता है, उसके बजट में इजाफा हो जाता है, वो कैसे पूरा करेगा? देखें, जब आप किसी भी यूटिलिटी की प्राइस को बढ़ाते हैं तो उसका सबसे पहला इफेक्ट जो है वो उस तबके पर होता है जिसकी एक फिक्स्ड इनकम होती है। और अल्टीमेटली मैं ये नहीं कहता कि जो दूसरी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन पे नहीं आता। आप बसों को देख लें, आप आगे अपने ट्रांसपोर्टेशन देख लें, आप अपने एयरप्लेन्स को देख लें, जहां पर भी आपका, जब आपकी प्राइस ऑफ द फ्यूल बढ़ेगी, ये अफेक्ट हर एक चीज पे नीचे आएगा। सब्जियां महंगी होंगी, गोश्त महंगा होगा, क्योंकि एक जेन्युइन सा एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि जी देखें ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, उसकी कीमत बढ़ गई है, तो इसलिए जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में ये सारे का सारा इम्पैक्ट आया है। तो ये द सेम इज द केस विद द इंडस्ट्री, कि जब आप अपनी जब फ्यूल को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी बिजली बढ़ेगी, जब आपकी बिजली बढ़ेगी तो आपके फिनिश गुड्स जो आपकी होंगी वो महंगी होंगी। और उसका जो जब भी आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपकी उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, तो आम शहरी पे उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो जो सैलाब आया उसकी वजह से जो हमारी, आप, मैं सिर्फ आटे की मिसाल दूंगा कि आटे की जो कीमत है बोरी की वो 1,000 रुपया बढ़ गई है। तो उसका अफेक्ट एक ऐसे आदमी पर भी आया है
जो अगर शायद रोज का नहीं भी कमाता, जिसको अगर मजदूरी नहीं भी मिली है, तो उसके लिए आटे की कीमत बढ़ गई है। हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिसके चले कोई सैलरी है, कोई फिक्स सैलरी है। सैलाब के आने से और इस तरह हमारी मईशत के इस तरह से डिस्टर्ब होने से बहुत सा तबका हमारा ऐसा है कि जिनका रोजगार ही चला गया है। अभी हम देख भी रहे हैं कि हमारी कितनी आबादी आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे बैठी है। तो ये सारा इफेक्ट अल्टीमेटली हमारी आम और जनरल पब्लिक पर ही आता है, हम किसी भी यूटिलिटी की कीमत में बढ़ा देते हैं। जी अच्छा, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं आयमा, अगर हम यूटिलिटी की भी बात करें, अगर आप घी की बात करें, उसकी कीमत बढ़ा दें, 2 3 4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं मुख्तलिफ प्राइसेस में, उसमें चलो थोड़ा सा इंसान कुछ कर लेता है। लेकिन ना तो बिजली में कोई ऑप्शन मौजूद है, ना गैस में कोई ऑप्शन मौजूद है, और ना ही पेट्रोल में कोई ऑप्शन मौजूद है कि इससे सस्ता ले लें, इस कंपनी का ले लें तो सस्ता आ जाएगा। चावल में भी ऑप्शन मौजूद है, आटे में भी मौजूद है, और बाकी चीज़ों में भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है हमारे पास कि भाई इसका पेट्रोल महंगा है तो हम उससे थोड़ा सा सस्ता ले लें। पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो वो ठीक कह रहे हैं कि हर चीज़ पे इसका असर आएगा। क्या बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, क्या हो क्या रहा है? देखिए, ऑयल प्राइसेस तो इस वक्त ऑल्दो देर अनसर्टेन बट देर एट अ स्टेबल लेवल, इस तरह की कीमत किसी भी मुल्क में नहीं बढ़ रही। हाँ, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर इतने ज़्यादा गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन है, और डिफरेंट किस्म का डैम्स का, फ्लड्स का, आईएमएफ के कर्जों की डिफरेंट डिफरेंट तरह से उन्होंने लगाए हुए हैं चार्जेस, जिसकी वजह से हमारा पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। द इशू इज, जो आपने गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बयान किया है, दे रन अंडर अ वेरी मोनोपोलिस्टिक मॉडल इन पाकिस्तान। वहाँ पे कोई कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है टू शिफ्ट फ्रॉम वन सप्लायर टू द अदर सप्लायर, जिसके बारे में मैं कई सालों से बात कर रही हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, पर ये एक मोनोपोली की तरह चली जा रही है, और ना हमारी कस्टमर सर्विस बेहतर है, ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। दीज आर ऑल पॉलिसी टॉक्स जो कि काफ़ी दफ़ा इन्फॉर्म की गई हैं इस गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट को भी, कि वी नीड इंटेंस पॉलिसी मेकिंग। और सबसे बड़ा कमाल तो मुझे समझ नहीं आता आईएमएफ का, व्हेन दे कम टू पाकिस्तान, इस चीज के ऊपर वो ध्यान ही नहीं देते कि आपको यू नीड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एनर्जी सेक्टर। आप इसके अंदर सिंपल बात है, कंपटीशन लाइन 3 4 और मार्केट प्लेयर्स लाइन, इस तरफ वो नहीं आते। हमारे जो कर्जे मतलब कर्जा देते वक्त भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो, हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग अब ज्यादा हो रही है। अब आप ये देखें कि 70% ऑफ द जीडीपी जो है दैट इज आवर डेट रेशो। पिछले 10 साल में 90,000 रुपए से लेके अब 3,50,000 हो गया पर कैपिटा डेट। पाकिस्तान में एजुकेशन रेट्स बढ़ी थी, सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, 4 साल से 16 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूलिंग या एजुकेशन में नहीं है पाकिस्तान में, एंड इट इज सेकंड हाईएस्ट। जो फर्स्ट हाईएस्ट है इन अफ्रीकन कंट्री जहाँ पे खाना पीना नहीं है। अब पाकिस्तान अच्छा, में ये देखें, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बिल्कुल ठीक है, हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। 2 चीज़ें हैं इसमें आयमा, एक प्राइवेट स्कूल्स, उनकी फ़ीस अब जो गिरी से गिरी हुई फ़ीस होगी, मैंने खुद इसका सर्वे किया जिस पर हम बात भी नहीं करते, वो 4-5 हज़ार से कम किसी की नहीं है। और 2 बच्चे 3 बच्चे कोई पढ़ाएगा तो 15 या 16 हज़ार देने की सकत ही नहीं है आजकल। अगर कोई 1 लाख भी कमा रहा है तो उसकी भी नहीं है, क्योंकि उसके घर का किराया ही 20-25 हज़ार 30 हज़ार हो जाता है, फिर उसका बिल 20-25-30 हज़ार होता है, उसने खाना भी है, बच्चों को भी पढ़ाना है। तो शायद ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अब इफेक्ट करी, और गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ उस तरह से लोग डरते हैं अपने बच्चों को भेजते हुए क्वालिटी एजुकेशन की वजह से। नहीं देखें, इट हैज नथिंग टू डू विद क्वालिटी एजुकेशन। आप जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी देख लें तो द फर्स्ट चॉइस ऑफ स्कूल इज गवर्नमेंट स्कूल्स, बिकॉज गवर्नमेंट जो स्कूलिंग है, एजुकेशन, अगर आप इस्लामी तरीके से भी देखें या आप कैपिटलिस्टिक तरीके से भी देखें, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, और एजुकेशन और हेल्थ आर द 2 फैक्टर्स दैट हैव टू बी फ्री। गवर्नमेंट स्कूल सबसे अच्छा तरीके का स्कूल होना चाहिए, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट का जो करिकुलम है उसको फॉलो करना चाहिए। उनके पास ये मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कि वो इसी तरह अपनी फीस को बढ़ाते रखें, और वो बच्चों को और उनके माँ बाप को जो है धमका के रखें कि जी आप फीस नहीं देंगे। गवर्नमेंट का पहला हक ये है कि जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उससे वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। जब आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप किस तरह आगे बढ़ेंगे? आपके पास कोई एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी नहीं आएगी, कोई आपके पास कोई ब्रेन सही अच्छा नहीं डेवलपमेंट होगा। और सबसे जब फूड सिक्योरिटी की बात करें, ये तो 2024 या 2023 के एंड में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की थी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हमारा फ्लड ना भी आता तो पाकिस्तान में इनफ राइस
and wheat नहीं है to feed its own अच्छा, population. ग़िज़ाई किल्लत हो सकती थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा बहुत। आयमा, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आयमा प्लीज बात पूरी कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2023 के एंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान वाज द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। मेरे ख्याल है अब 2 सालों में तो 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो गया होगा। तो इनके पास हमारे पास हमारी गवर्नमेंट डजंट हैव इनफ राइस एंड वीट, क्योंकि 2 चीजों से ये देखा जाता है कि आप कितने पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। ये है ही नहीं इनफ। अगर फ्लड ना भी आता तो आपके पास इनफ नहीं है। दूसरी बात ये है कि वी आर ऑन नंबर 4 इन द वर्ल्ड वेयर आवर चिल्ड्रन डोंट हैव इनफ न्यूट्रिशन टू गो इनटू देयर ब्रेन्स। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके 16 साल की उम्र तक उसके दिमाग को एक खास न्यूट्रिशन चाहिए होती है। इंग्लैंड में आप देख लें, बेशक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांस इकोनॉमीज, फिर भी ये बच्चों को न्यूट्रिशन विटामिन फ्री देते हैं कि पैदाइश से लेके 8 साल की उम्र तक फ्री विटामिन है ताकि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट ठीक हो। पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा हो भी रहे हैं, खाना तो दूर के बाद, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट ठीक हो। जब ब्रेन डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी तो वो आपकी वर्क फोर्स में, आपके यूथ में किस तरह ऐड होंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट अपने अखराजात, मिनिस्टरियल अखराजात, अपने आने जाने के खर्चे, ये ट्रिप्स, ये खत्म करके, अपना कर्जा कम करके अपनी पॉपुलेशन को देखें क्यों इतनी बढ़ रही है। क्या हमारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं? we have had a huge influx from Afghanistan, we've had a huge influx from Iran, Iraq, बाकी जो countries हैं, इस ना population control हो रही है, ना हमारे पास enough food है, ना हमारे पास schooling है। तो ये जो हमारे leaders बैठे हुए हैं, उनके अंदर किस तरह का मोराल है कि वो अपनी कौम को किसी तरह से भी सेफ गार्ड तो कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा काशिफ भाई इस पे पहले आपसे, फिर जरा नईम साहब से इस पे व्यू लूंगा। ये जो जिक्र कर रही है इसको अगर मैं ज़रा सा कनेक्टिविटीज़ की देखूं, ये जो सरकारी कर्जे हैं 9 साल के दौरान, इसमें 300% जायद इजाफा हुआ है, 300% का इजाफा होने का इंकशाफ हुआ है। दूसरी तरफ ये सारे इशूज़ जो अभी आयमा ने रेज़ किए हैं, ज़रा इस पर थोड़ी सी बात आपसे करूँगा, फिर फैक्ट्रीज़ पे भी करूँगा। 23,000 फैक्ट्रीज़ हैं हमारे पास और उसमें जो मेजर यूनिट्स हैं वो टोटल 571 ही हैं। बाकी सारे छोटे यूनिट्स हैं जिसमें 2 लोग काम करते होंगे, किसी में 6 लोग, किसी में 8 लोग, किसी में 10 लोग। ये हाल है हमारे पास 23,000 फैक्ट्रीज का। उसमें से भी जो 530 के करीब या 60 के करीब जो यूनिट्स हैं वो भी कई अब बंद हो रहे हैं। तो पहले ज़रा काशिफ साहब इस पर ज़रा बात करते हैं जो अभी आयमा ने क्वेश्चंस रेज किए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान मौजूदा हालात में खड़ा और इस वक्त हमें $150 बिलियन देने हैं। मैं तो हर शो में और हर जगह पे ये बात करता हूँ कि ये कर्जा क्यों खड़ा हुआ, और ये जो कर्जा खड़ा हुआ है ये क्या हम पाकिस्तानियों ने लिया था, आपने और मैंने लिया था? और अगर लिया है और अगर जिसने भी लिया है तो ये कर्जा कहाँ पर लगा है? अगर ये कर्जा इंडस्ट्री में लगाए, अगर ये कर्जा सोलर पार्क्स में लगाए, अगर ये कर्जा डैम्स नए बनाने पे लगाए, अगर ये कर्जा नए बैरेजेस में लगा है, अगर ये नया कर्जा या ये कर्जा नई इंडस्ट्री में लगाए, फिर तो ये बहुत अच्छा हो गया। अल्टीमेटली इट विल रीपे बैक। लेकिन अगर ये कर्जा हमने लिया है और ये कर्जा किसी भी कंस्ट्रक्टिव जगह पे नहीं लगा, तो इसका ये मतलब है कि जो अब हम IMF से दोबारा कर्जा लेंगे वो सूद की रकम अदा करने के लिए देंगे। अब पॉलिसीज हमारी जो बनती जा रही हैं, जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, वो इस तरह की पॉलिसीज हैं कि चूंकि हम खुद अब जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं है, जो टैक्स की रकम है वो चूंकि इंडस्ट्री लगेगी तो आप दे सकेंगे, आपकी एक्सपोर्ट होगी तो पैसा बाहर से डॉलर्स आएंगे। ये भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज का कि इस दफा उन्होंने $40 बिलियन के करीब पैसे भेजे। अगर वो ये ना भेजते और अगर हमारा हुंडी का और मार्केट का रेट, हमारे ऑफिशियल रेट बराबर ना होते तो शायद फिर यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता और जो हमारा जो डेफिसिट होता। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी आपसे बात करूं काशिफ साहब, ठीक है हम इस पे बहुत खुश होते हैं, टेक्निकली जानना चाहूँ अगर मैं, ये जो बाहर से हमारे पाकिस्तानी हैं ओवरसीज, ये जब पैसा भेजते हैं ये पैसा पार्क तो होने के लिए नहीं होता ना, ये बैंक्स में पार्क नहीं होता, इसका यूटिलाइजेशन होती है जो आपकी मार्केट में फ्लो करता है। तो इसका फ़ायदा मार्केट में ज़रूर होता है, लेकिन उसी मार्केट में जब इतनी इन्फ्लेशन होगी और इसी का को फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा और फिर मार्केट में कई लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ें कम कर लें और बैंकों में जमा करा दें, फिर मार्केट आपकी खाली होना शुरू हो जाती है। देखें, अब ये भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है
तो जिन्होंने अपने पैसे पार्क करने होते हैं और जिन्होंने प्रॉफिट कमाना होता है उनके लिए एक इशू खड़ा हो जाता है। लेकिन वही पैसा अगर इंडस्ट्री ने लेना हो तो इंडस्ट्री का चूंकि लोन बढ़ जाता है और कॉस्ट बढ़ जाती है, इंडस्ट्री वहां पर शोर मचाना शुरू कर देती है। अब जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर, हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज भेजते हैं, एक तो वो अपने घरों को भेजते हैं और दूसरा वो यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए भेजते थे। अब यहाँ पर हमने उसमें भी जो जो हमारा एक इशू है कैपिटल, वाइट कैपिटल का, जो इस वक्त एक सबको फेस हो रहा है कि हमारे पास हमारा वाइट कैपिटल नहीं है ताकि वो आपकी इंडस्ट्री में और वो पैसा जो एक ग्रे इकोनॉमी का पैसा है वो डॉक्यूमेंट हो। अब जो आपके मुल्क से भी पैसा जो बाहर जा रहा है, हमें उसको भी तो रोकना है। अगर पैसा आपके मुल्क के अंदर आ रहा है तो आपके मुल्क से पैसा जा भी तो रहा है, जो आपका अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है। हमें बार बार ये खबर मिलती है कि ये इतने बिलियन डॉलर्स आपके दुबई से निकल आए लेकिन उसका कोई सुराग नहीं है। इतनी बड़ी करप्शन हो गई। क्या करप्शन जो है हमारी वो डॉक्यूमेंटेड होती है? करप्शन डॉक्यूमेंटेड तो नहीं होती ना जी। तो ये पैसा जो जो हमें फिगर्स मिलती हैं, जो एक आम आदमी को पता चलता है, तो वो यही पता चलता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो मुबारकबाद दी जाती है कि जनाब इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में नहीं गया है, वो सरप्लस में गया है और वो पैसा शॉर्ट नहीं हुआ। लेकिन असूली तौर पे यही जो डिफरेंस है, मैं ये समझता हूँ कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को कम होना चाहिए, हमारी इंपोर्ट को कम होना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल हो सकेगा कि यहाँ पर आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगेगी। वो जो पैसा बाहर से हमारे पाकिस्तानी भेजते हैं, वो पैसा सिर्फ यहाँ पर खर्च करने के लिए या यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए या यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए या यहाँ पर फाइल्स खरीदने के लिए नहीं होना चाहिए। उस पैसे को यहाँ पर इंडस्ट्री में लगना चाहिए ताकि यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री लगे, बेहतरीन, आपके यहाँ रोजगार पर के मौके रोजगार बढ़े, हो। ये असल मकसद होना चाहिए। नईम साहब प्लीज आपका व्यू। ये बहुत बहुत अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव बात है ये वैसे दोनों की। मैं अगर आइमा की बात दूं पॉपुलेशन को लेकर थोड़ा उस पर भी, और फिर हम ग़िज़ाई किल्लत का वैसे शिकार हो सकते हैं पॉपुलेशन को लेकर। और काशिफ साहब ने जिस तरह कहा कि पैसा बाहर से आता तो ज़रूर है, लेकिन क्या अब हम पार्क करता हुआ भी देख रहे हैं लोगों को? नहीं कर रहे लोग, प्रॉपर्टी या फाइल या सही कह रहे हैं, नहीं में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखें, अगर पैसा आया होता ना पाकिस्तान में, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, लोग यहाँ पर कोई बिज़नेस करने के लिए पैसा लाते हैं, तो वो 2023-24 में 2.1 अरब डॉलर आए थे। अच्छा, उसके बाद हमने जब SIFC बनाई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसकी वजह से अब वो पैसा 1.98 अरब आया है 2024-95 में। यानी वो 3 मिलियन वो कम हो गया है। अब ये नहीं समझ आती कि वो पैसा जो आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो जिससे यहाँ पर रोज़गार आना चाहिए, वो कहाँ है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट में है? वो डैम्स की इन्वेस्टमेंट में है परहैप्स, या वो कोई पावर जनरेशन की इन्वेस्टमेंट में है। लेकिन वो जिससे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती? वो उसमें नहीं है। इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगती कि आपकी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। काशिफ साहब इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि यहाँ पर आप अगर एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके इतने प्रोसीजरल इश्यूज हैं कि रिक्वेजिशन है कि आपको फिर उसकी कास्ट ज़्यादा है। पहले अच्छा वो आपने फुलफिल कर लिया, रिश्वत भी तो बहुत है ना, इलाके में जगहों पे रिश्वत इलाके में पूरे मतलब एक रीजन में सबसे महंगी बिजली आपकी, सबसे महंगा पेट्रोल आपका, सबसे महंगी टेलीफोन की कास्ट आपकी, सबसे महंगा यानी बिजनेस का सिस्टम आपका है। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि क्यों आखिर सुकड़ रही हैं, श्रिंक हो रही हैं हमारी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप? हमारी आज तक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बांग्लादेश शिफ्ट हो गया, क्यों? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ कम थी। दो बड़ी अजीब चीज़ अच्छा, एक तो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल लैंडस्केप सुकड़ रही है, दूसरा एग्रीकल्चर सुकड़ रहा है, उसकी ज़मीनें कॉलोनीज में तब्दील हो रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील हो रही हैं। चाइना की है 1 अरब 40 करोड़ आबादी, वहाँ पे एक उन्होंने लॉ बना दी है कि जितनी हमें ज़रूरत है गंदम, वो उतनी काश्त होगी चाइना के अंदर अंदर। उस ज़मीन पे आप कोई कॉलोनी नहीं बना सकते, कोई सड़क नहीं निकाल सकते, कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकते। यहाँ आप चले जाएं, पूरे के पूरे गांव जो है ना हमारे, वो कमर्शलाइज हो जाते हैं, पूरे के पूरे इलाके। ये जनाब अब हम हाईवेज़ निकाल रहे हैं, ये मोटरवेज़ निकाल रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे और इंडस्ट्री लगती नहीं है वहाँ पे, और ना रोज़गार हमारा आ रहा है उससे, ना एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट हो रही है, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब देखें किसी मुल्क में होता है, मुझे एक सवाल का जवाब दें, अब किसी मुल्क में होता है कि आपका मोटरवे
18 दिन से बंद है, जो कि आपको 2.5 करोड़ रुपए डेली का रेवेन्यू दे रहा था, और आप वो उसकी रिपेयर नहीं कर पा रहे जनाब। 18 दिन से वो बंद पड़ा सर वो हुआ है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, उसके हवाले से तो मैं बड़ी आपसे बात भी कर सकता हूँ। वहाँ पर एक बड़ा मामला देखें, ये एक पानी ऐसी चीज़ है जिसको जब तक वो ख़त्म नहीं होगा आप उसको बाल्टियों में भर के नहीं ले जा सकते, ना उसके टैंकर भर सकते। पानी की तादाद बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक जब ये ख़त्म होगा ना, फिर एक नया कहत आ जाएगा, वो एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होगी। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ सर अभी चूँकि आप जिक्र कर रहे थे इसकी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमारी इस वक्त जो इंडस्ट्री काम कर रही है, जो मौजूदा इंडस्ट्री है अभी, क्या उसके लिए कोई लगी लगाई इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसी चीज़ या आसानी, कोई बेहतरी को देखी आपने कि जिससे कोई एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके? सर नहीं, जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव नहीं बनाएंगे रीजन के अंदर, आप ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना उसका नंबर आप बढ़ा सकते हैं एक्सपोर्ट्स का, ठीक है ना। आपको कंपेटिटिव बनाने के लिए अपनी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको कम करना होगा हर सूरत। और उसमें मेजर जो फैक्टर है वो आपका एनर्जी का है, वो चाहे गैस की सूरत में हो, चाहे बिजली की सूरत में हो, चाहे पेट्रोल की सूरत में हो। ये तीनों इनपुट्स जो है ना आपके पूरे खित्ते में, पूरे आपके हमसाया ममालिक से बहुत ज़्यादा अच्छा, है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर आयमा, अभी जो डिस्कशन हो रही है, हम इंडस्ट्री पर आ ही गए हैं। वैसे मैं चाह रहा था कि अगला सेगमेंट इस पर और चलें, करूँगा ज़रूर, लेकिन जो अभी दो चीज़ें डिस्कस हुई इसमें एक चीज़ रह गई है, वो है ये रेगुलेशंस जिसका जिक्र हो रहा था। इतने ज़्यादा रेगुलेशंस हो, इतनी सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हों, इतने ज़्यादा आपके चैप्टर्स और विंडोज़ हों, वहाँ पर एक बिजनेसमैन के लिए टैक्सेशन का निज़ाम आसान ना हो, एफबीआर के मामलात उसके सामने हों, फिर हर थोड़े दिन बाद आपको सेल्स टैक्स का मामला पड़ जाए। अच्छा, सेल्स टैक्स का मसला सिर्फ बिजनेसमैन का नहीं है, उसने 17% लेना है, अवाम ने 17 से ऊपर देना है, क्योंकि अवाम ने जिसको देना है उसने आगे से फिर 17 लेना है। कोई इसका ऐसा मरबूत निज़ाम नहीं है, कोई 25 दफ़ा 17 हो जाता है अवाम पर। तो ये जो टैक्सेशन के मामला आते हैं और रेगुलेशन, इस पर थोड़ी सी बात आपसे चाहूँगा, फिर हम इंडस्ट्री और एनर्जी पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का जो टैक्सेशन का है निज़ाम है ना इंडस्ट्री के ऊपर, ये एक मुनफरिद है। इसके लिए मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी कि ये एक मुनफरिद तरीन निज़ाम है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय उन ममालिक के जिनको मैं बार बार अफ्रीकन कंट्रीज पे लेके चली जाती हूँ, सोमालिया, सूडान, जो कि वॉर रिडन, फैमाइन रिडन कंट्रीज हैं। क्योंकि इस तरह के टैक्सेशन के निज़ाम में तो ना एक साहब ने, ये जो मेरे साथ फेलो आपके हैं गेस्ट, उन्होंने बहुत ही राइटली सेड कि यू नो द एक्सपोर्ट्स हमारी ज्यादा होनी चाहिए, ये पैसा हमारा एफडीआईज में आए। तो आप मुझे ये बताएं, कोई भी अक्लमंद बंदा किस तरह ऐसे निज़ाम में एफडीआई या कोई किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा? The biggest thing that I have been telling over and over again in shows, इसके जो पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंस आती है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जो बाहर से पैसा भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि जो उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में रह रही है उनका सर्वाइवल हो जाए, उनको 2 वक्त की रोटी या उनके बहन भाइयों के फीस, बच्चों की फीस चली जाए, इसलिए वो भेजते हैं। उनकी इससे आगे सोच ही नहीं जाती कि वो बेचारे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें। और क्योंकि एक तो ये कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े पैसे चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, कोई रेगुलेशन चाहिए, कोई टैक्सेशन सिस्टम चाहिए, कोई रेमिटेंस को पाकिस्तान से निकालने का तरीका चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडली, जो बेचारे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनकी सर्वाइवल और उनकी उनकी चीजें पूरी करने के लिए यहाँ से पैसा जाता है। थर्डली, जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया है कि जी बाहर से बहुत रेमिटेंस आई है, ये किसी ने सवाल नहीं उठाया ये रेमिटेंस किस तरह आई है, कहाँ गई है। आई एम रियली ग्लैड कि आज के शो में आपने ये चीज उठाई है। इट्स लाइक अ बेगर इकोनॉमी के आपके जो आपका अपना पर कैपिटा इनकम इतना थोड़ा है, आप पावर्टी लाइन जो है आई थिंक $4.5 पर डे है, उस पर डे इनकम होनी चाहिए टू बी ऑन द पावर्टी लाइन। आपकी 48% पॉपुलेशन इज बिलो दैट। तो आप मुझे बताएं इस इकोनॉमी में अगर बंदा मिनिमम भी कमा रहा हो तो उसका तो सर्वाइवल बिल्कुल है ही नहीं। The other biggest thing is कि हाँ, पाकिस्तान में उन्होंने भी ज्यादा भेज दिए होंगे क्योंकि उसमें गुजारा नहीं हो रहा होगा जो पिछले महीने भेजे होंगे। एग्जैक्टली और तो ये सेलिब्रेट करना कि बाहर से रेमिटेंस आई है और ये ना सोचना कि वो रेमिटेंस कहाँ लगी है तो और उसको सेलिब्रेट करना, आई थिंक ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ी है। और द थर्ड थिंग आई रियली वांट टू से इज कि देखें जो ऑल एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं जैसे गुल अहमद टेक्सटाइल्स 2-3 दिन से आ रहे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान से अपनी एक्सपोर्ट्स खत्म कर चुकी है। उससे पहले भी काफी एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो कंपनीज हैं वो या तो वियतनाम शिफ्ट हो चुकी है। इवन जॉर्डन में आई पर्सनली नो कंपनीज दैट हैव शिफ्टेड देयर प्रोडक्शन टू
जॉर्डन फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन करके आप एक्सपोर्ट, आपकी कंपेटिटिव रह ही नहीं सकती। आपने ये भी जिक्र किया कि हमारा जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल लैंड है वो खराब हो रहा है। देखिए हमारा जो वाटर लाइन है, ये भी अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन किया है कि जो हमारा वाटर टेबल है ठीक। कितने मिलीमीटर अच्छा आयमा नीचे आयमा चला है। आयमा ये जरा अच्छा चैप्टर है, इस पे ना एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा इससे पहले आयमा मैं आपकी तरफ आऊँ, काशिफ साहब ये चीज़ आपके साथ मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी कई बार डिस्कस हुई, ऑन द रिकॉर्ड भी हुई, अभी आयमा ने भी इसका जिक्र कर दिया और नईम साहब ने भी कर दिया। एग्रीकल्चर वैसे ही हम अपनी ख़त्म करते चले जा रहे थे, हम अपने फार्म हाउसेस को एक मैं कहता हूँ फैंटेसी लैंड टाइप बना रहे हैं, हम उसमें कुछ कमाल के एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, वो सिर्फ शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए रह गए। फिर एग्रीकल्चर लैंड भी जो है वो भी अब वो नहीं रही, वहाँ कॉलोनीज हो रही हैं। दूसरा, हम फूड सिक्योरिटी की वजह से अब डबल परेशान होंगे सैलाब की सूरत हाल के बाद। तो ये तो हम अपने हाथ से भी बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए पहले तो पाकिस्तान वाटर स्केर्स कंट्री होने के लिए जा रहा था, और ऊपर फिर अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी इस तरह से की कि हम सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। ये जो एनवायरनमेंट चेंज जो आया, और हम पानी के इश्यूज और सैलाब और ये तमाम चीज़ें हमने फेस की। रही सही कसर हमने अपने साथ इस तरह से पूरी कर दी कि हमने अपनी एग्रीकल्चर रेंज को, जो ग्रीन एरिया था, जो दैट वाज वेरी फिट फॉर द फ्रूट एंड अवर एग्रीकल्चर, हमने वहां पर सोसाइटीज काटनी शुरू कर दी बिला धड़क, बेझिझक होकर, इररिस्पेक्टिव, इसको सोचे बगैर कि यार इसका कल को आने वाली हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमों के दरख्त काट कर और यहाँ पर अपनी राइस की फील्ड्स को खत्म करके और वीट की फील्ड्स को खत्म करके और अपने लीची के बाग खत्म करके आप वहां पर सोसाइटियां बना लें या वहां पर सड़कें बना लें। देखें, हमें जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, जब तक हमारे पास इतनी चीजें नहीं होंगी कि हम आबादी को दे सके तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। या तो आपके पास पैसा इतना हो कि आप इंपोर्ट कर सकें, ओके, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपने पैसा फिर आईएमएफ से लेना है, तो फिर हम अपने अखराजात को कैसे पूरा करेंगे? तो अपने देखें, जब आप एक घर को भी चलाते हैं, आप भी घर को चलाते हैं, मैं भी घर को चलाता हूँ, हमें पता है कि हमने किचन को कैसे चलाना है, हमने अखराजात को कैसे कवर करना है, हमने अपनी इनकम, अगर हमारी इनकम फिक्स्ड है, हमने उसको कैसे लेके चलना है। अगर अखराजात, बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई, तो हमने कैसे, बच्चों के स्कूलों की फीस बढ़ गई। तो जब हम ये मुल्क चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी, ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, हम ट्रम्प साहब से भी मिल रहे हैं, हमने इंडिया को भी शिकस्त दे दी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ट्रम्प साहब को मिलने से और इंडिया को शिकस्त देने से क्या हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ गई है? क्या हमारा पाकिस्तानी खुशहाल हो गया है? क्या हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई है? क्या जो हमारी यहाँ पर इंडस्ट्री थी, क्या उसने रोजगार देना शुरू कर दिया है? क्या उसके लिए टैक्सेशन की पॉलिसीज आसान हो गई हैं? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर आ गई है? तो ये हमें देखना होगा कि कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं करना, इंटरनेशनली भी बहुत जरूरी है, सऊदी अरब जाना, सब कुछ करना। जिन 4 ममालिक ने हमारे साथ वादा किया था कि वो 25-25 बिलियन डॉलर की हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्यों नहीं हुई आज तक वो इन्वेस्टमेंट? और जो सबसे एक जरूरी सवाल है, जो फिर मैं कहूंगा, जो मैं करता हूं, कि जो हमारे पाकिस्तानी, अब जैसे हमारी बहन ने भी कहा कि मुल्क छोड़ के जॉर्डन जा रहे हैं, तो बहुत से हमारे ऐसे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो यहाँ से अपनी इंडस्ट्री को ले जा चुके हैं। और एक और इस बात को करके मैं खत्म करूंगा यहाँ पर, कि चले वो तो हमारे पाकिस्तानी हैं, जब हमने फॉरेन इन्वेस्टर को इस मुल्क के अंदर मंगवाना है और हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क से जा रही है, आपके फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनीज इस मुल्क, इस यहाँ से बंद करके लेके जा रहे हैं, तो कोई दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर क्यों आएगा? अच्छा काशिफ साहब, एक शॉर्ट सा जवाब इस पर, बहुत अच्छा आपने कहा, ये जो अमेरिका के साथ हमारा तिजारती मुआहिदा, अब एतमाद बहाल होगा जो हमारी बरादरी है, सारी ताजिर बरादरी, इसका किसके साथ जी? सर अमेरिका के साथ जो तिजारती मुआहिदा 2026 वाला, अभी काफ़ी उस पर एडीबी बात कर रहा है कि उससे तिजारती बरादरी जो है हमारी सारी, उसका एतमाद बहाल होगा, क्या वाकई बहाल होगा? कोई ऑप्शंस हैं उसके लिए? देखें, फिर बात वही है कि अब हमें, अब हम जब, अगर हम बिजनेस कम्युनिटी हैं या हम पाकिस्तान हैं, तो हमें अपने इंटरेस्ट्स को देखना है कि हमारे इंटरेस्ट्स कहाँ पर सिक्योर होते हैं। जिस मर्जी के साथ आपके हालात, तजारत में मजहब नहीं होता, तजारत में नफा होता है।
तजारत में इंटरेस्ट होते हैं, और मैं अगर गलत बात नहीं कर रहा तो शरीयत भी यही कहती है कि तजारत में नफा होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या अगर हम किसी के साथ भी अपने कारोबार को करने के लिए जा रहे हैं तो हमें नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, उसकी कॉस्ट बहुत क्या अच्छे। होगी, हम और क्या अगर दे रहे हैं और तजारत हम ले क्या रहे हैं, सबसे बड़ा मसला ही तो यहाँ है कि हम ले बहुत कुछ रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे। आयमा प्लीज इस पर आपका व्यू। देखें, ये तो बहुत अच्छी बात साहब ने की कि आपने ये देखे कि आपका फायदा कहाँ पे है। मैं एक रीसेंट एग्जांपल हाईलाइट करूंगी। अभी यूएस ने अनाउंस किए टैरिफ्स विद इंडिया। इन परफेक्टली कंपेटिटिव वर्ल्ड, या जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियन शो करते हैं, हम बड़ा फरोग दे रहे हैं तजारत को। हमारे पास चीजें इन लाइन होनी चाहिए थी, 1 2 3 4। ठीक है, आप इंडिया से यू कर रहे हैं, वी आर हेयर टू सप्लाई यू ऑल दीज थिंग्स ऑन अ बेटर टैरिफ, ऑन बेटर कॉस्ट। इतनी एफिशिएंट हमारी चीज है, और हम अपने ताल्लुकात बहाल करते हैं यूएस के साथ। अगर हमारे साथ यूएस लीलियंसी शो कर भी दे, हमारे तरफ बेनिफिशियल हो भी जाए, व्हाट डू वी हैव टू ऑफर? ना हमारी कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं रही है ऐसी जो हम सप्लाई करें। आपके पास कोई चीज सप्लाई करने के लिए होगी तो आप आगे काम चलाएंगे। हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा है, हमारा रॉ मटेरियल इतना ज्यादा बाहर से आता है कि वी आर नॉट कंपेटिटिव इन एनीथिंग। हमारा आम, जिससे आपने आम मैंगोस की बात की, ठीक है, आम हमारा इतना कंपेटिटिव था इन द वर्ल्ड मार्केट। हमने ये किया कि हमने अपने एरिड एंड एग्रीकल्चर का जो रिसर्च था उसको बंद कर दिया। सेलेनिटी जो है, हमारे जो नमक होता है, जिसकी नमकियात की वजह से जो नहीं उगती चीजें, वो इतनी ज्यादा डेंजरसली हाई हो गई हैं। पानी हमारे पास है नहीं, हाउसिंग सोसाइटीज हमने बना दी, वेदर का इफेक्ट हमारे पास आ गया। तो आप मुझे बताएं, हम अगर हमारे किसी भी मुल्क के साथ हम ट्रेड टाइज किस तरह बनाएंगे? कुछ आपके पास होगा देने के लिए तो आपको ट्रेड टाइज बनाएंगे ना, इस तरह तो नहीं होगा। और बाकी रहेगी ये जो हम अपनी आर्मी को दूसरे मुल्कों की आर्मीज के साथ इस्तेमाल करें, विच इज अ गुड थिंग, दैट्स फाइन, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स शुड बी डाइवर्स। हमारी पॉलिटिकल ठीक है, टाइज, ये तो हमारी मिलिट्री business डिप्लोमेसी ties हो गई ना, all be diverse। उसकी विन विन सिचुएशन बिल्कुल मौजूद है, मिलिट्री डिप्लोमेसी। लेकिन जो हमारी अपनी तजारती डिप्लोमेसी है उसका एक अलग इम्पैक्ट है। और बहुत अच्छे आपने सही कहा कि उसको बिल्कुल सेपरेट चलाना है हमने, उसका मामला, उसके फ्रूट्स, उसका समर बिल्कुल सेपरेट है, वो हमने डिफरेंट तरीके से डील करना है। नहीं साहब प्लीज आपका व्यू। खित्ते में कंपेटिटिवनेस पैदा करने के लिए हमें अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। जो ही कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। एक शॉर्ट सी चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम 12 जिक्र करते हैं ना, मुझे ये बताएं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एनर्जी तो सबसे बड़ा एक फैक्टर हो ही गया। आप नहीं समझते कि एसएमईज को यहाँ पर ज़रा बढ़ावा दें, और जो रॉ मटेरियल या जो छोटी मोटी चीज़ें भी हम बाहर से मंगवाते हैं, यहीं लोगों को इनकरेज करें, यहीं बना लेंगे। सर मुझे ये बताएं कि एक आप पाकिस्तान में जो सुई बनाने की कास्ट है, अगर आपकी एक सुई बनती है 10 रुपए में, और चाइना आपको 8 रुपए में 10 सुइयां देता है, 80 पैसे की एक सुई, फिर आप अपनी बनाएंगे या चाइना से लेंगे? कंपटीशन में तो कंपटीशन में नहीं जा सकते। तो आपको वो चीज़ें बनानी है जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिवनेस दें, आपको आपकी एज मिले, आपको मार्केटिंग का। सेक्टर पे काम क्यों नहीं हुआ हमारे? वो इसलिए नहीं हुआ कि देखिए एसएमई की, फिर मैं आपको कहूँगा, आप एक एसएमई बनाते हैं, एक अब मेरे दोस्त ने बनाई है एसएमई, ये चार्जिंग जो केबल्स हैं इनकी, उसको पहले तो बिल्डिंग ग्रांट जनाब 1.5 लाख रुपया देना पड़ा। अच्छा, उसके बाद क्या कि उन्होंने कहा जी आपने रजिस्टर कराना है तो आप पहले टेलीफोन लाएं। वो टेलीफोन के लिए अकाउंट खुलवाने गया तो उन्होंने कहा जी पहले रजिस्ट्रेशन लाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने गया तो उन्होंने कहा जी 45,000 रुपये फीस दें। एसएससीपी वालों ने कहा, वो इस चक्कर में बेचारा 6.5-7 लाख रुपए लगाने के बाद उसका एक एसएमई यूनिट बना जो कि फिर नहीं चल सका। क्योंकि हर महीने उसको कमर्शियल बिल आता था, 1.5 लाख की उसकी केबल्स नहीं बिकती थी, 1.5 लाख का उसको बिल आ जाता था। वो कहता था मैं तनख्वाहें कहाँ से दूं, बिल्डिंग का रेंट कहाँ से दूं? 8-10 लाख डूब गए। तो 8-10 लाख डूब गए। ये एसएमई चलाने के लिए आपको जो फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है कंपेटिटिवनेस का, वो मिसिंग है पाकिस्तान में। जैसे मेरी बहन आयमा ने कहा है, यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क जब बनते हैं तो वहाँ पे जो मिसिंग लिंक्स होते हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। मिसिंग लिंक को एड्रेस करने के लिए आपको अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में वो चीज़ें डालनी होंगी जिनसे चीज़ें हमारी डेवलप हो। आज हमारी डिस्कशन जो हुई है ना, ये सारी उस रियलिटी चेक पर हुई है और रियलिटी बेस पर हुई है, या उन ग्राउंड्स पर जिसकी वजह से हम यहाँ डेवलप नहीं, क्यों ऐसे में नहीं डेवलप कर पा रहे, हम इस पर बात ही नहीं कर पाते थे। आज जरा डिस्कशन हुई तो अंदाज़ा हुआ, आप किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल यहीं तैयार कर लें तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। आप अपनी, चलो एनर्जी कॉस्ट आपकी बढ़ी है तो आप यहाँ से कॉस्ट बचा सकते हैं किसी एक जगह से। हर जगह हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन
कुछ चीज़ें परफेक्ट करने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं जो कंट्रोल भी करने पड़ते हैं, जहां पर आपको सब्सिडीज़ भी देनी पड़ती हैं या उनको सपोर्ट करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया नईम बुखारी साहब आपका, काशिफ अनवर साहब, डॉक्टर आयमा मेहदी, बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।